Good morning, all. Welcome to the sixth day of Crash Course on Knit Biology, organized by School of Science, RK University. Again, here I am Ms. Nisha Trivedi from School of Science, RK University, representing you with the new topic, biotechnology and its applications. I hope you all have enjoyed this 5 days of learning, and today is the last day of your learning for the knit biology. So here we are starting with the second last session of the crash course, and that is on the topic of biotechnology and its applications. Okay. So first of all, what is biology? So what is biotechnology? So biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. So पहला क्वेश्चन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस किए वो एंजाइम्स या तो उसकी कोई प्रोडक्ट जो है हम यूज करते या तो कोई दूसरी प्रोसेस के लिए कि जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है उसके लिए हम वो ऑर्गेनिजम्स या तो उसके एंजाइम्स जो है उसको यूज करते हैं. The European Federation of Biotechnology, known as EFB, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and the modern molecular biotechnology. ये जो EFB है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये कहीं पर आपको MCQs में हेल्पफुल हो सकता है. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है जिसमें ट्रेडिशनल मतलब पहले से जो कर रहे हैं वो एंड द रिसेंट वन मॉडर्न जो टेक्निक्स है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की वो सबको कंबाइन करके एक डेफिनेशन जो है वो दी गई है. वो डेफिनेशन क्या है? सो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. तो उसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो ये पूरा एक इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन किसका है? नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स. जो कोई भी नेचुरल साइंस है उसका, ऑर्गेनिजम्स, उसके सेल्स, उसके पार्ट्स और जो भी मॉलिक्यूलर एनालॉग्स है जो भी प्रोडक्शन के लिए या तो सर्विसेज के लिए उसके बीच का ये एक इंटीग्रेशन है, ये कनेक्शन है. So what are the principles of biotechnology? Among many, the two core techniques that enable the birth of modern biotechnology. काफी सारी टेक्निक्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के टाइटल के अंडर में आती है. उसमें से जो दो इम्पोर्टेंट जिसने बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाया है और मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोसेसेस है वो जिस मेथड से करते हैं. सो ऐसे दो मेथड है जिसकी वजह से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुआ. तो ये कौन से दो प्रोसेसेस है? तो फर्स्ट थिंग दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा जो है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? सो दिस इज द टेक्निक to alter the chemistry of genetic material, that is the DNA and RNA, to introduce this into host organisms and thus change the phenotype of the host organisms. होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है उसमें हम कर क्या रहे हैं? जहाँ पर हम जो भी जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म का, इट कैन बी डीएनए और आरएनए. तो यहाँ पर जो भी एक ऑर्गेनिज्म का खुद का डीएनए है उसमें हम किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए ऐड करते हैं, डीएनए या तो आरएनए. तो अल्टीमेटली जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है उसका जो जीनोटाइप एंड फेनोटाइप होगा, सो दैट विल गेट चेंज, राइट? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, and that is the technique to alter the chemistry of genetic material, that is DNA and RNA, to introduce this into the host organisms and thus change the phenotype of the host organism. मतलब कि कोई एक organism एक normal है जिसमें आप कुछ ऐड करते हो और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती है. जैसे कि मिल्क जो है वो एक कॉमन मटेरियल है,
और जैसे जैसे आप उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते जाओगे, अलग अलग वैरायटीज जो है वो बनती जाएगी। जैसे कि आप सिर्फ शुगर ऐड करते हो या तो आइसक्रीम ऐड करते हो, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू द थिक शेक। इफ यू ऐड कर्ड और बटर मिल्क, तो उसमें से कर्ड या तो ऐसे कोई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बनते जाएंगे। मिल्क जो है वो कॉमन रहेगा, दैट इज द नॉर्मल वर्जन। पर जैसे जैसे आप उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो, नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिलते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? नेचुरली अवेलेबल ऑर्गेनिज्म, जिसके जेनेटिक मटेरियल में हम कुछ वेरिएशंस लाते हैं ताकि जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो बना सके। दूसरा जो है वो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, दैट इज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. जब भी हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, उससे हम जो भी रिजल्टिंग सेल जो बनाते हैं वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। आप सबको पता ही होगा, जैसे कि काफ़ी बार हमें कोई भी विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसीज होती है, कोई एंजाइम की या तो कोई हार्मोन की या तो कोई विटामिन की, तो हम वो बाहर से टेबलेट या तो सिरप के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो वो टेबलेट के फॉर्म में या तो सिरप के फॉर्म में वो विटामिन और हार्मोन जो है वो आया कहाँ से? किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको प्रोड्यूस तो किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो एंजाइम या तो ये जो हार्मोन या ये जो विटामिन है वो बेसिकली कहाँ पर है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ह्यूमन बॉडी में। तो उसके लिए उसके पास एक जीन होगा, जिस जीन को हम आइसोलेट करते हैं, और वो जीन को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? कोई भी प्रोकैरियोट में या तो प्राइमरी यूकैरियोट्स में, जिसका ग्रोथ रेट फास्टर हो, जो कम टाइम में डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जितनी बार ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हमारी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो पहली चीज हमें करनी होगी, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाने होंगे। सो दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद जो मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल है उसको हम किसी और सेल में एंटर करवा के उसके पास हम प्रोडक्शन करवाए, तो वो क्या होगा? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। Okay, so which are the various steps involved in the to produce genetically modified organisms? अगर हमें ऐसे genetic material जिसका modify हो गया है, ऐसे organisms हमें produce करने हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर मैंने वो list दिया हुआ है steps का। तो पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन मतलब क्या? आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो वो प्रोडक्ट जिस जीन में कोडेड है उसको आप क्या बोलोगे? डिजायरेबल जीन। आपको पता ही होगा कि हम इंसुलिन जो है वो आउटसाइड से पेशेंट के अंदर जो है वो एंटर करवाते हैं, तो वो रेडीमेड इंसुलिन आया कहाँ से? ठीक है, तो उसका नेचुरल सोर्स कौन सा है इंसुलिन का? ह्यूमन सेल्स। अभी मुझे ये जो इंसुलिन है उसको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर प्रोड्यूस करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरा डिजायरेबल जीन कौन सा है? जीन की जो इंसुलिन के लिए कोड करता है। मुझे वो डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहाँ से? तो ह्यूमन बीइंग के सेल में से। ह्यूमन बीइंग का जो सेल है उसके अंदर जो डीएनए है पूरा बल्क होगा, वो डीएनए में से मुझे मेरा डिजायरेबल डीएनए, डिजायरेबल जीन यानी कि इंसुलिन जिससे प्रोड्यूस होता है वो वाला जीन मुझे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। हमने अभी जो मैंने डीएनए आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अभी उसको मुझे कहाँ पर भेजना होगा? होस्ट सेल में। होस्ट सेल यानी कौन से सेल? जिस सेल्स में अभी आर्टिफिशियली ये इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। वो कोई बैक्टीरिया का सेल भी हो सकता है, कोई यीस्ट हो सकती है, या तो कोई यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए मैंने आइडेंटिफाई किया, उसको मैंने आइसोलेट किया, अभी उसको मैं कहाँ पर एंटर करवाऊंगी? किसी होस्ट के सेल में। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई है या तो यीस्ट है, ऐसे कोई भी प्राइमरी ऑर्गेनिज्म के सेल में मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तीसरा क्या है?
मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। चलो, एक बार मैंने ट्रांसफर कर दिया तो प्रेजेंट प्रोजेनी जो है उसमें वो डीएनए रहेगा ही रहेगा। पर आपको पता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो काफी स्पीड से डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप इकोलाई का ही एग्जांपल ले लो। इकोलाई जो है वो 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। 20 मिनट्स में एक सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो इकोलाई सेल है, मान लो कि उसमें हमारा ये डीएनए पहुंच गए, पर रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी ये इकोलाई जो है वो डिवाइड होते हैं तो उसके जो प्रोजेनी सेल है उससे जो जनरेटेड हुए वो सेल्स में भी हमारा ये न्यू डीएनए जो है वो जाना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। हमारा जो होस्ट है, जो इकोलाई या तो यीस्ट है, वो सेल में तो वो रहना ही चाहिए, पर वो जब जब भी डिवाइड होगा तो उससे जो भी नए नए सेल्स बनते जाते हैं वो हर एक नए सेल में भी ये डीएनए जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होगी? सो दैट इज द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मान लो कि मुझे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, मुझे कोई एक जीन को किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवाना है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करवाना है। तो मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए? मेरे पास एक लिस्ट होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वो लिस्ट दिया हुआ है। तो पहली चीज़ क्या चाहिए मुझे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हर एक चीज़ हम पीछे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो पहली चीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरी चीज़ है पॉलीमरेज एंजाइम। आई होप आपको पता होगा कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या है। पॉलीमरेज एंजाइम उसका काम है पॉलीमराइजेशन करना, मतलब एक के बाद एक जो यूनिट्स आते जाते हैं उसको ज्वाइन करना। जैसे ही आपने ये एप्लीकेशन जो है उसमें पढ़ा होगा कि एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट होगी और उससे हिसाब से दूसरी नई स्ट्रैंड जो है वो बनती जाएगी। तो वहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं उसको एक चेन में कनेक्ट करने के लिए जो भी बोन्स बनेंगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और जो एंजाइम यहाँ पर यूज होगा दैट इज पॉलीमरेज। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी? लाइगेजेस। लाइगेजेस मतलब ये भी एंजाइम्स ही है। इस एंजाइम का क्या, ये जो एंजाइम इसका काम क्या है? दो चीजों को जोड़ना। लाइगेशन दैट मीन्स कि दो जो अलग अलग चीज है उसको जोड़ने का काम, जस्ट लाइक फेविकॉल और अ गम। चौथी चीज जो हमें चाहिए होगी दैट इज वेक्टर्स। what are these vectors? So these vectors are just like a carrier molecule. जैसे ही आप कहीं पर ट्रैवल करते हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप फ्लाइट या ट्रेन या कैब लेते हो, आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप जो भी फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार लेते हो तो वो आपका क्या हुआ? कैरियर मॉलिक्यूल, जो आपको आपके एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर भी ये जो वेक्टर्स है उसका काम यही है। हमारा जो डीएनए है, हमारा डिजायर्ड जीन जो है, उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल तक पहुंचाना। ठीक है, उसके फीचर्स वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? ये ऐसा सेल है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम हमारा डिजायर्ड जो जीन है उसको ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा ही होगा। जैसे कि कोई किडनी डोनेट करता है तो एक पेशेंट है जिसकी किडनी खराब है, जिसमें आप दूसरे की किडनी ट्रांसफर करवाते हो, तो जो पेशेंट है वो क्या हुआ? होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो डिजायर्ड जीन हम जिसमें ट्रांसफर करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। Okay, now starting with the first, that is the restriction enzymes. ठीक है, so ये restriction enzymes क्या है? So these are the enzymes belong to a larger group of enzymes called nucleases. ये restriction enzymes जो है वो nucleases नाम का एक एंजाइम ग्रुप है उसके मेंबर है। न्यूक्लियस उसका काम क्या होगा? उसके नाम से ही पता चलता है कि न्यूक्लियस दैट मीन्स उसका काम क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करना। जैसे लाइपेज तो उसका काम क्या है? लिपिड को ब्रेक डाउन करना। प्रोटीएज तो उसका काम क्या है? प्रोटीन को
तोड़ना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या होगा, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका ब्रेक डाउन करना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। ये जो न्यूक्लियसिस है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो टू टाइप्स के रहते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है, ये दोनों जो एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन ही करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, तो पहली चीज एक्सोन्यूक्लियस, इट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। मान लो कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो लंबी चेन है, एक पूरा डीएनए, तो उसमें काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। जैसे कि आप नेकलेस ही ले लो, गले में जैसे आप माला पहनते हो मोतियों की माला, तो उसमें एक ही स्ट्रैंड में काफी सारे मोती लगे होंगे, पर्ल्स लगे हुए होंगे। अगर वो स्ट्रैंड में से कोई भी एक एंड से आप एक एक मोती निकालते जाते हो, ठीक है, तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस है उसका काम ऐसा ही है। यहाँ पर डीएनए है वो किसकी माला है, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो जैसे माला में आप एक एंड से एक मोती निकालते जाओ, इसी तरह अगर ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, उसमें कोई एक एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड्स निकलता जाए, तो वो किसकी एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस की। वो कोई एक टर्मिनल से, कोई एक एंड से धीरे धीरे एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसको रिमूव करता जाएगा। हालांकि एंडोन्यूक्लियसिस, these are the enzymes which make cut at specific positions within the DNA। ये क्या है, अगर मोती की जो माला है उसमें से आप एंड से एक एक मोती निकालो तो वो एक्सोन्यूक्लियस जैसी एक्टिविटी है। पर अगर सीजर लेके आप बीच में ही कहीं पर कट लगा दोगे तो माला जो है वो बीच से टूट जाएगी। तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस जो है वो इस तरह से काम करते हैं। एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, कोई माला जो है, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पूरा जो डीएनए है, उसके बीच में कहीं पर जो है वो कट लगाएंगे, जैसे सीजर से आप काटते हो इसी तरह। इसीलिए हम एंडोन्यूक्लियसिस को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो डीएनए जो है उसको बीच में से कट कर सकता है। तो क्या ये कट जो है वो कहीं पर भी करेगा, नहीं। द स्पेसिफिक साइट्स विल बी देयर which will be recognized by this enzyme, and on that particular site only cuts will be made. Okay, so restriction enzyme, here some history is given. The first restriction endonuclease, that is HIND2, whose functioning depends on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई हुआ वो कौन सा था, HIND2। उसका रिकग्निशन एंड कैरेक्टराइजेशन कब हुआ, 5 साल के बाद। वो जब आइडेंटिफाई हुआ उसके 5 साल बाद उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ। It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को बीच में से काटते, तो क्या कहीं से भी वो कट करेंगे, नो। स्पेसिफिक साइट्स जो होगी उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे और वहीं पर वो कट लगाएंगे। तो यहाँ पर HIND2 जो है वो भी डीएनए में से स्पेसिफिक 6 बेस पेयर वाला जो एक सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर ही कट लगाएगा। तो ये जो 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, recognition sequence for HIND2। This specific base sequence is known as the recognition sequence for HIND2। ठीक है, हर एक जो restriction endonucleases है वो हर एक के लिए एक different recognition sequence रहेगी। It can be of 6 to 10 nucleotides, 6 से 10 nucleotides की बनी हुई एक सीक्वेंस होगी जो एंजाइम जो है वो रिकग्नाइज करेगा। Besides HIND2, today we have more than 900 restrictions enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences। HIND2 को बात करके अभी हमारे पास टोटल कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, सो मोर देन 900 इन वो टोटल 230 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया में से आइसोलेट किए हुए हैं और वो हर एक के लिए डिफरेंट रिकग्निशन सीक्वेंस जो है वो अवेलेबल है। कोई एक रिकग्निशन सीक्वेंस जो है वो
दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यूज नहीं हो सकती। ओके, सो ये सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, एक्चुअल में ये जो सीक्वेंस है वो कैसे होगी, ठीक है। तो ईच रिस्ट्रिक्शन endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence। ये जो रिस्ट्रिक्शन है एंडोन्यूक्लियसेस है वो कैसे काम करते हैं, तो इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, पूरी जो डीएनए की लेंथ है उसको चेक करेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ प्रूफ रीडिंग। मान लो कि आपके पास कोई एक ड्राफ्ट है और उसमें से आपको एक वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये पूरा स्क्रिप्ट है, उसमें ये एक पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार आया, तो आप क्या करोगे, पहले पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको रीड करोगे और बाद में जहाँ जहाँ कहीं पर भी वो स्पेसिफिक वर्ड होगा तो आप उसको हाईलाइट करते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पूरे डीएनए सीक्वेंस को रीड करेगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पर उसकी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंसेस जो है वो अवेलेबल, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उतनी जगह पर वो कट करेगा डीएनए। Once it finds its specific recognition sequences, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbones। जैसे ही एक बार प्रूफ रीडिंग कर लिया, एक बार पूरा जो डीएनए का लेंथ है वो एनालाइज कर लिया, देन पता है अभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कि कहाँ कहाँ पर उसकी स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट्स हैं, तो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया उसके बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए से बाइंड करेगा और वो सारी जगह पर ये जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है डीएनए का, उसको वो सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट करेगा। कहाँ पर, तो उसका जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है वहां पर। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA। जैसे ही हमने पहले ही डिस्कस किया कि हर एक एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, रिकग्नाइज करेगा। तो ये जो रिकग्निशन सीक्वेंस है उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये जो रिकग्निशन सीक्वेंसेस है दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक इन नेचर मतलब आप कोई भी एंड से पढ़ो, आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या तो राइट टू लेफ्ट रीड करो, दोनों बार सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि मलयालम, आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, दोनों बार लेटर्स की जो सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगी। The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same। अगर डीएनए के केस में आप बात करते हो डबल स्ट्रैंड के केस में, तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करो या 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करो, किसी भी डायरेक्शन में रीड करो, सीक्वेंस जो है वो सेम रहती। तो ऐसी जो भी सीक्वेंसेस है उसको आप क्या बोलोगे, palindromic sequences। The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same। For example, the following sequences reads the same on the two strands in 5 prime to 3 prime direction। This is also true if read in the 3 prime to 5 prime direction। जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो GAATTC, आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करोगे या तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करोगे, ये सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पर जो मैंने फिगर जो दी हुई है वो क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो काम कैसे करते हैं, यानी कि सेव्स information of recombinant DNA by action of restriction and nuclease enzyme। एंजाइम कौन सा मैंने यहाँ पर लिया है, EcoR1। EcoR1 जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, एक कौन सा होगा जो वेक्टर है उसका, और दूसरा कौन सा होगा जो भी फॉरेन डीएनए जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो। दो डीएनए हमारे पास होंगे, एक हमारा जो वेक्टर है वो, दूसरा हमने जो भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है डिजायरेबल जीन वो। तो यहाँ पर जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि हमने दोनों डीएनए जो है वो दिखाए हुए हैं।
एक जो है वेक्टर डीएनए दैट इज इंडिकेटेड बाय रेड कलर, और जो फॉरेन डीएनए यानी हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो, तो वो हमने ब्लैक कलर से उसको दिखाया हुआ है। जब भी हम ई को R1 जो है उसको ऐड करेंगे तो ये जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। ई को R1 के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है? GAATTC, राइट। तो पहली चीज, पहला काम वो क्या करेगा? ई को R1 जो है वो प्रूफ रीडिंग करेगा कि हमारा फॉरेन डीएनए जो है वेक्टर डीएनए, उसमें कहाँ कहाँ पर ई को R1 के लिए जो भी स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंसेस जो है वो अवेलेबल है। मान लो कि ये फाइंड आउट कर लिया, तो जब भी अब ई को R1 जो है वो एक्ट करेगा तो ये स्पेसिफिक जगह पर कट करेगा डीएनए को। वहाँ पर कट करता है G एंड A के बीच में, वो चाहे वेक्टर डीएनए हो या तो हमारा डिजायरेबल डीएनए हो, वो जहाँ पर भी G और A है उसके बीच में ये कट जो है वो करेगा। तो जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे ही कट हुआ तो दोनों ओर एक एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो मिला। जनरली जब भी एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो डीएनए को कट करते हैं, टू टाइप्स के एंड्स जो है वो मिलते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस जो है वो ऐसे ही रह गई, तो ऐसे एंड्स को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। एंड जनरली जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं, स्पेशली टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसमें ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस हम यूज करते हैं कि वो जब भी एक्ट करे तो स्टिकी एंड्स जो है वो फॉर्म करे। सो इट विल enhance the, or it will strengthen the ligation of foreign as well as the vector DNA. Okay, what is the next thing? That is the, अभी आपने जीन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, अभी आपने वेक्टर डिसाइड कर लिया है, आपको कौन सा जीन चाहिए वो आपने देख लिया है, ठीक है। अभी आपने डीएनए आइसोलेट भी कर लिया है, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड करके थोड़ी देर रखते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पूरे डीएनए में जहाँ जहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस थी, वो हर एक जगह पर उसने डीएनए को कट किया होगा। उसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल था वो भी काफी सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका होता। जैसे ही आपके पास एक स्ट्रैंड हो, आपके पास एक धागा है या तो एक डोरी है, तो आप क्या करोगे? वो पहले एक ही, जैसे जैसे आप बीच में से उसको काटते जाओगे तो वो काफी सारे टुकड़ों में बट जाएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है, यहाँ पर भी डीएनए स्ट्रैंड है, वो पहले एक ही धागा था, एक ही स्ट्रैंड थी, एक ही स्ट्रैंड थी। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया अलग अलग जगह पर, तो वो एक जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल था वो काफी सारे छोटे 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 डीएनए मॉलिक्यूल्स में, डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया होगा। अभी हमारा काम क्या होगा? अभी इतने सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स है, उसमें से हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो है हमें चाहिए, अलग करना है, उसको सेपरेट आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहले तो हमारा जो डीएनए था उसमें से कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स बने, उसमें से वो सारे फ्रेगमेंट्स से हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट कहाँ पर है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस की ट्रीटमेंट दी तो पूरा जो डीएनए था वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. अभी जो सारे ये फ्रेगमेंट्स हैं इसको हम सेपरेट हम कैसे करेंगे? तो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ही आप घर पर फिल्टर्स यूज करते हो, फिल्टर्स में पोर्स रहते हैं, तो पोर की साइज के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल है वो फिल्टर की पोर साइज से छोटा है तो फिल्टर से निकल जाएगा। अगर फिल्टर की साइज से बड़ी साइज का है तो वो फिल्टर के ऊपर की सरफेस पे ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल पूरा बना हुआ होता है, ठीक है, जो एक पूरा मैट्रिक्स जो है वो प्रिपेयर करता है, जस्ट लाइक अ नेट, जस्ट लाइक अ फिल्टर। उसमें काफी सारे पोर्स होते हैं, ये जेल जो है उसमें, ठीक है। Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the
एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके लिए पूरी एक असेंबली आती है, पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या करते हैं हम पहले जेल बनाते हैं। ये जो जेल है उसमें वेल्स होते हैं, अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। वो वेल्स में हम हमारा डिजायर्ड जो सैंपल है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारा सैंपल कौन सा होगा, हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें काफी सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिसको हमें सेपरेट आउट करना है, सो दैट विल एक्ट एज अ सैंपल जो हम वेल में ऐड करेंगे। यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट्स है उसका सेपरेशन किसके बेसिस पर होगा, तो दो चीजें, पहली चीज उसका चार्ज, दूसरी चीज उसकी साइज। जैसे ही आप रनिंग कंपटीशन हो तो जो भी हेल्दी एंड पतला इंसान है वो ज्यादा जो है वो रन कर पाएगा। या तो आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, फेदर एंड द स्टोन। आप जब उसको कोई एक हाइट से उसको रिलीज करते हो तो फेदर जो है वो लाइट वेटेड है, उसका वेट जो है वो ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। हालांकि स्टोन जो है उसका वेट जो है वो ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर भी जब भी ये मॉलिक्यूल्स जेल में रन हो रहे हैं तो उसकी साइज जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। जो भी डीएनए फ्रेगमेंट वो कम साइज का होगा तो वो जेल में ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, और जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है उसका साइज बड़ा है, काफ़ी लंबा है, तो वो कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक उसका चार्ज, दूसरी उसकी साइज। तो यहाँ पर जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज किस तरह से, तो आपको पता ही होगा कि आपने जो डीएनए दैट इज ए न्यूक्लिक एसिड, वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, और हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन कंपोनेंट का बना हुआ होता है। कौन कौन से तीन कंपोनेंट, एक तो पेंटोज शुगर, दूसरा जो है वो नाइट्रोजनस बेस, तीसरा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब भी आप उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो एज दे आर द नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। जब भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये मॉलिक्यूल्स को रखोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो मूवमेंट किस ओर शो करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। So that is the anode. So since their fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under the electrical field through a medium or matrix. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweeds. अभी ये मैट्रिक्स क्या है, या तो मीडियम हम जो बोल रहे हैं, या तो जेल जो हम बोल रहे हैं, वो किससे बनाया जाता है, तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, एगेरोस। ये जेल जो है वो दिखेगा कैसा, तो आपने जेली खाई होगी चाइल्डहुड में कहीं पर, तो जेली जिससे आप खाते हो जिसमें जिलेटिन होता है, वो जेली जो है वो जिस तरह का अपीयरेंस देती है उसी तरह का अपीयरेंस ये जेल देगी। और वो बनाते किससे हम, एगेरोस से। एगेरोस क्या है, एगेरोस जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। कहाँ से बनता है, कहाँ से मिलता है, तो ये जो है वो सी वीड्स जो है बनाती है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। The DNA fragments separate or resolve according to their size through saving effect provided by the agarose gel. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएटेड हो गए, तो उसकी साइजेस के बेसिस पर वो अलग अलग या तो सेपरेट आउट हो गए। Hence, the smaller the fragment size, the farther it move. जैसे ही मैंने पहले बोला कि जैसे जो फ्रेगमेंट है उसकी साइज कम होगी वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, और जो फ्रेगमेंट की साइज बड़ी है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ है जैसे कि वो एक जेल में किस तरह से आगे बढ़ता है। नेगेटिव जो टर्मिनल होगा वहाँ पर हमने हमारे वेल्स बनाए हैं जिसमें हम सैंपल लोड करेंगे। एक में लार्ज सैंपल डाला हुआ है, एक में मीडियम, एक में स्मॉल। तो जैसे ही हमने डिस्कस किया कि जब भी जेल में अंडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को रखते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनस यानी कि एनोड की तरफ मूव करेंगे। और दूसरी चीज जैसे हमने बोली कि स्मॉलर द साइज इट विल ट्रैवल द मोर।
जैसे आप देख सकते हो लार्ज सैंपल जो है वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मीडियम सैंपल उससे ज़्यादा, और जो स्मॉल सैंपल है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, अभी सेपरेशन हो गया, जैसे हमने जेल रन करवा दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवा दिया, ठीक है। तो अभी जो भी फ्रेगमेंट्स थे वो उसकी खुद की साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो गए, पर अभी हमें विजुअलाइज कैसे होगा, ये जो पूरी जेल है उसमें हमारा डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पर हमें बेंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure to UV radiation. एक चीज याद रखिएगा कि विदाउट स्टेनिंग यू कैन नॉट ऑब्जर्व द डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे ही आप लोगों ने काफी बार बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स में सेल्स जो है जब भी आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हो तो ऐसे ही सेल्स आपको दिख नहीं जाते, चाहे वो एनिमल सेल्स हो या तो प्लांट सेल्स हो। तो आप क्या करते हो, आप कोई स्टेन यूज करते हो, जैसे कि सेफ्रेनिन है। तो जब भी मतलब ऑनियन लीव्स का आपने किया होगा तो आप क्या करते हो कि थोड़ी देर के लिए आप उसको सेफ्रेनिन जो है इसमें डिप करके रखते हो ताकि कलर हो जाए और आप सेल्स को देख पाओ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जेल जो है उसमें जहाँ कहीं पर भी जेल फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऐसे ही आपको नहीं दिखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा जेल है उसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको हम स्टेन करते हैं। तो किससे स्टेन करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड नाम का जो कंपाउंड है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। और एक बार जैसे ही स्टेनिंग हो जाए तो ये स्टेनलेस है कि हम ऐसे ही नहीं देख सकते, वो विजिबल लाइट में हमें नहीं दिखेंगे। उसको देखने के लिए हमें कौन सा जो लाइट है वो यूज करना पड़ेगा, यूवी रेडिएशन। You cannot see pure DNA fragments in the visible light without staining. Visible light में और without staining आप DNA fragments को observe नहीं कर सकते। You can see bright orange colored bands of DNA in an ethidium bromide stained gel exposed to UV light. जब भी आपने जेल निकाल लिया, आपने उसको स्टेन कर दिया, जब आप यूवी लाइट के यूवी रेडिएशन के अंदर में उसको देखते हो तो आपको जहाँ भी डीएनए फ्रेगमेंट अवेलेबल होगा वो पार्ट आपको कैसा दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। ब्राइट ऑरेंज कलर जो बेंड्स है वो आपको दिखेंगे। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. बाद में जो भी separated DNA bands है उसको हम extract out करेंगे, क्योंकि अभी ये agarose gel में trapped है तो वहाँ से हमें उसको separate out करना पड़ेगा। तो वो separate out करने की जो process है उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूशन। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel, and this state is known as elution. The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. यहाँ पर मैंने एक फिगर दिखाया हुआ है जहाँ पर आपको सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाया गया है। ये जो पूरा प्लेट है इसमें ग्रे कलर का जो दिखाया गया है वो जेल है। यहाँ पर जो छोटे छोटे स्क्वायर्स है वो वेल्स है जहाँ पर हम अपना डीएनए सैंपल जो है वो लोड करते हैं, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस रन हो गया तो उसके बाद जैसे जैसे जो भी डीएनए फ्रेगमेंट का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन दिखाया हुआ है। जो भी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होंगे, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स होंगे वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, एंड जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ओके, द सेकेंड वन दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो है दे आर एक्टिंग लाइक अ कैरियर मॉलिक्यूल। जैसे ही हम किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, वी आर नॉट हैविंग दैट मैजिक कि एक जगह से तुरंत आँख की पलक झपकाई और दूसरी सिटी में। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग सम
कैरियर मॉलिक्यूल्स। हमारे लिए ये कैरियर कौन कौन से, या तो आप फ्लाइट लेते हो, बस लेते हो, ट्रेन लेते हो, या तो कैब लेते हो, ठीक है। तो जो भी व्हीकल आप लेते हो, जो भी ट्रांसपोर्ट आप लेते हो, जिसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो ये क्या हुआ हमारा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इज क्वाइट जनरलाइज्ड टर्म। आपने काफी सारी जगह पर वेक्टर जो है वो वर्ड जो है सुना हुआ होगा। अगर कहीं आप डिजीजेस स्टडी कर रहे हो तो वहां पर भी आपने वेक्टर यूज किया होगा। दैट मीन्स वेक्टर का काम क्या है, कोई एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। यहाँ पर वेक्टर क्या काम कर रहा है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड डीएनए है, उसको एक ऑर्गेनिज्म से, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है वहां से उसको होस्ट सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independently, independent of the control of chromosomal DNA. Plasmids and bacteriophages ये दोनों molecules से हैं, ठीक है, जो अपने आप से रेप्लिकेट हो सकते हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। प्लाज्मिड इज अ small DNA molecule, small, compact, circular and extra chromosomal. क्रोमोसोम के अलावा जो भी एक्स्ट्रा डीएनए रहता है सेल के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। Bacteriophages, these are the viruses which infect bacteria एंड ये जो वायरसेस है वो खुद के जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो और मतलब ये दोनों जो है वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस, they have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. chromosomal DNA अपने आप से करेगा रेप्लिकेशन, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप से रेप्लिकेशन करेंगे। Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cell. Now, what is the copy number? कॉपी नंबर यानी कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर्स में एक ही सेल में अवेलेबल रहता है। जैसे कि आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस, तो आप क्या करते हो, उसके मल्टीपल जेरोक्स कॉपी करवाते हो, ठीक है। तो वो एक ही डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉपीज आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पर भी ये जो बैक्टीरियोफेजेस है वो रेप्लिकेट करते जाते और अपने जैसे काफी सारे जो है वो बनाते हैं। सो वो कितने नंबर से, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसका कॉपी नंबर। एक सेल में एक जो बैक्टीरियोफेजेस है, एक जो बैक्टीरियोफेज है उसके जेनेटिक मटेरियल कितने नंबर्स में प्रेजेंट, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसका कॉपी नंबर। Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. ठीक है, प्लाज्मिड जो है, कोई कोई प्लाज्मिड ऐसे होंगे जो एक सेल में एक या दो ही हो, एक या दो नंबर में ही होंगे, पर कोई कोई प्लाज्मिड ऐसे है जो एक ही सेल में 15 से 100 कॉपीज पे रहते हैं। दिस नंबर्स कैन गो इवन हायर। जैसे एक प्लाज्मिड जो है उसने रेप्लिकेट किया तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 होते जाएंगे, 4 से 8 होते जाएंगे, जितने भी अवेलेबल रहते हैं। तो ये धीरे धीरे वो हर एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता जाएगा और धीरे धीरे सेल के अंदर उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. जैसे ही हमारा जो एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब क्या है, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, वो जो डीएनए है जिसका हम प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे हमने इंसुलिन वाला एग्जांपल लिया था, तो उस केस में ऐसा कोई भी डीएनए जो इंसुलिन के लिए कोड करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन रखता है, तो वो डीएनए हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, एलियन पीस ऑफ डीएनए। अगर हम ये जो पीस है उसको बैक्टीरियोफेज या तो प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर पाए, तो जितनी भी बार ये प्लाज्मिड या तो बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी टाइम हमारा जो डिजायर्ड नंबर है वो भी रेप्लिकेट होगा। तो धीरे धीरे सेल में हमारे डिजायर्ड जीन जो है उसके नंबर्स भी हाई होते जाएंगे।
अल्टीमेटली उतनी बार हमारी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो होता जाएगा. Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. प्रेजेंटली हम जो भी वेक्टर्स यूज करते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि हम इजीली हमारा फॉरेन डीएनए या तो डिजायर्ड डीएनए या तो इंडियन पीस ऑफ डीएनए है वो उसके साथ लिंक कर सके, और लिंक तो कर दिया उसके बाद वो रिकॉम्बिनेंट या तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो वो हम उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं. जैसे हमने ट्रांसफर किया तो कितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो पहुंचा है, वहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है, वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन से ऐसे सेल है जिसमें ये हमारा जो वेक्टर है या तो प्लाज्मिड है वो नहीं पहुंचा है तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली व्हिच इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसको अगर एज अ वेक्टर, एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम करना है तो उसके पास कुछ फीचर्स होने चाहिए, राइट. सो वो फीचर्स क्या है, जैसे कि आपको कहीं पर एडमिशन लेना है मेडिकल में तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है. जैसे कि आपने मेडिकल में जाना है तो 12th साइंस पास किया हुआ हो, 12th साइंस भी बी ग्रुप के साथ यानी कि बायोलॉजी ग्रुप के साथ पास किया होना चाहिए, उसमें भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ परसेंटेज या तो परसेंटाइल आपके होने चाहिए, तब जाके आपको मेडिकल में एडमिशन मिलता है. तो यहाँ पर भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम करना है तो उसके पास कुछ फीचर्स होने चाहिए. तो ये फीचर्स क्या है, तो पहली चीज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओराई रीजन. ये ऐसी जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होगी. दूसरा जो है वो सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो ये एक ऐसा जीन है जो हमें हमारा जो प्रोसेस जो है सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं वो तय करने में हेल्पफुल होगा. ठीक है, कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट जीन है वो पर्टिकुलर सेल में गया है कि नहीं, गया है तो वहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं, रेप्लिकेट हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तय करने के लिए हमें हेल्पफुल होगी. तीसरी चीज़ है क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट्स क्या है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए या तो हमारा डिजायर्ड डीएनए या तो जिसको हमारा हम फॉरेन डीएनए बोलते हैं वो हम प्लेस कर सके, ये एक ऐसी साइट है. और चौथा जो है वो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के फॉर्म्स में दिया हुआ है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड द एनिमल्स. यहाँ पर मैंने एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड PVR322 का फिगर दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो ओराई रीजन ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, डार्क ब्लू कलर. देन सिलेक्टेबल मार्कर, सो यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए जीन्स जो है वो दिए गए हैं. बाकी के जीन जो है वहाँ पर हटाकर हम अपना डिजायर्ड जीन जो इसको ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी जो रहेगी वो क्या है उसकी क्लोनिंग साइट्स. Okay, so starting with the first, that is the origin of replication. This is a sequence from where the replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells. ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस है कि जहाँ से रेप्लिकेशन प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा. आपने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा होगा कि कहीं रेप्लिकेशन जो है वो कहीं से शुरू नहीं हो जाता, उसके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस रहती है जो एंजाइम जो है वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वहाँ पर बाइंड करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे सीक्वेंसेस जो है वो अवेलेबल रहेगी कि जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होगा. और ऐसे सीक्वेंस के साथ जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है तो डीएनए पेज हमने लिंक किया है तो वो अपने आप से replicate हो जाएगा within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. यही सीक्वेंस से हमारा जो कॉपी नंबर की एक होस्ट सेल में हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसकी कितनी कॉपीज रहेगी तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, यही सीक्वेंस, यही origin of replication. ठीक है, तो if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number.
ठीक है। अगर हमें ज़्यादा हाई नंबर्स चाहिए हमारे टारगेटेड डीएनए के, तो हमें कोई ऐसा वेक्टर यूज़ करना चाहिए कि जो हाई कॉपी नंबर को, जिसकी ओराई जो रीजन है, जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। दूसरा जो है वो क्या है, selectable markers. In addition to ORI, the vector requires a selectable markers, which helps in identifying and eliminating known transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Transformants and non transformants क्या है? तो transformants ये ऐसे होस्ट सेल्स है जिसके अंदर हमारा वेक्टर विथ आवर डिजायर्ड जीन है। जब भी वेक्टर जो है उसके साथ हमारा डिजायर्ड डीएनए जब बाइंड होगा, तो वो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हम होस्ट सेल्स में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो जब भी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल्स के अंदर जाता है, तो वहाँ पर वो अपने आप से रेप्लिकेट होना चाहिए, उसका वहाँ पर एक्सप्रेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। तब जाके हमारा डिजायर्ड जीन जो है उसकी हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। तो पहली चीज़ थी ओराई रीजन, जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन है वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा। दूसरी चीज़ है सेलेक्टिव मार्कर्स, जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर वर्क कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं। अगर कोई सेल जो है उसके अंदर ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो ऐसे सेल्स जो इसको क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स। और ऐसे सेल्स के जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो सेल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हुआ, ऐसे सेल्स को हम ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे। और जिसके अंदर नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई या तो ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर देगी जो भी होस्ट सेल्स है उसमें से कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कितने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। जैसे ही आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जहाँ कर रही है आपका ये जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें कहीं पर आपने वो रेट वाला एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो वो पढ़ा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर जिसके थ्रू हम डीएनए का जो एक स्मॉल पीस है उसको हम किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। Normally, their genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, or kanamycin, etc., are considered useful selectable markers for E. coli. E. coli के लिए हम कैसे selectable markers जो यूज करते हैं, तो कोई भी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए जो यूज होते हैं वो the normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. जो भी नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैं वो ऊपर जो भी लिस्ट आउट की गई है, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन, ये किसी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होना मतलब जो उसका मतलब ये है कि अगर ये एंटीबायोटिक मीडियम में प्रेजेंट है, ये एंटीबायोटिक ई कोलाई को दी जाए, और अगर ई कोलाई ये एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में सरवाइव करे, ग्रो करे, मल्टीप्लिकेशन करे, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ई कोलाई सेल्स है वो ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। मतलब कि ये जो एंटीबायोटिक है उसका ई कोलाई पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस। अगर एंटीबायोटिक के इफेक्ट से सेल्स जो है वो किल हो जाते हैं, तो वी कैन से इट इज सेंसिटिव। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो सारे के अगेंस्ट में ई कोलाई जो है वो सेंसिटिव है। दैट मीन्स ई कोलाई इज नॉट रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक्स इन नॉर्मल केस। ठीक है। The third thing, that is the cloning sites, right? So in order
to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो वेक्टर है, जैसे कि अगेन मैंने PBR322 का ही एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट क्या है कि जहाँ पर हम अपना डिजायर्ड जीन जो है वो ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपके पास एक कबर्ड है, कबर्ड में आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो भरी हुई है। अभी आप कोई नई चीज़ें लाते हो, कोई क्लोथ्स हो या कोई एन बुक्स है, तो और कोई गिफ्ट आर्टिकल और कुछ भी और चीज़ जो आप लाए हो और आप कबर्ड में रखना चाहते हो, और अगर आपका कबर्ड पूरा भरा हुआ है तो क्या आप जो नई चीज़ लाए हो उसको कबर्ड में रख पाओगे? नहीं। फिर भी अगर आपको रखनी है तो आप क्या करोगे? कबर्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले आप एक के बाद आप देखते जाओगे। जो भी आपके लिए नेसेसरी ज़रूरी होगी उसको आप अलग रखोगे, और कबर्ड में जो भी अननेसेसरी चीज़ें या तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके काम की नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको रिमूव करते जाओगे, उसको वहाँ से हटा दो, ठीक है। तो अपने आप से वहाँ पर जगह बन जाएगी और वहाँ पर आप नई चीज़ें जो है वो रख सकते हो एज अ कॉमन यूज। स्पेस पूरा भरा हुआ है तो क्या कर, अभी इसमें आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो क्या करो, जो भी काम करने है उसको निकालो, और चाहे बुक्स हो, क्लोथ्स हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, और वहाँ पर जो भी स्पेस होगी उसमें आप नई चीज़ें जो है वो रखोगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो ये पूरा वेक्टर है, इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर PBR322 है, इसमें काफ़ी सारे जीन्स है। तो ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें अभी हम हमारा जो फॉरेन जीन है या तो हमारा डिजायर्ड जीन है वो ऐड नहीं कर सकते। पर अगर हम यहाँ से किसी पर्टिकुलर जीन को जो इकोलाई के लिए यूजफुल नहीं है उसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो उसकी जगह पर हम अपना डिजायर्ड डीएनए जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे एंजाइम्स जो है वो लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे कि PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAM-H1, SAL1, PVU2, ये सारे जो जगह है वो ये जो नेम्स है वो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम्स है। ये जो एरो दिखा रहा है वो क्या है? वो एरोस जो है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकग्निशन साइट है। ये रिस्ट्रिक्शन अगर अप्लाई किया गया तो ये जो एंजाइम है वो ये वेक्टर को यहाँ से कट करेगा, ठीक है। तो ये एक ही वेक्टर में मोर देन वन रिकग्निशन साइट्स है। तो अगर सभी एंजाइम्स अवेलेबल हो गए तो ये पूरा जो वेक्टर है वो काफ़ी सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। The ligation of alien gene is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसको हम कहाँ पर लिंक करवाएंगे? तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये पिंकिश कलर का जो दिख रहा है दो जीन्स, राइट। एक के ऊपर लिखा है AMPR और दूसरे के ऊपर लिखा है TTR। ये क्या डिफाइन करता है? AMPR मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो ई कोलाई है वो नॉर्मली ये सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। पर जैसे ही ये वेक्टर हमारा है उसमें ये दो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस के लिए जीन्स अवेलेबल है। कौन कौन सी दो? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये दो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए के जीन्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम हमारा जो एलियन जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसको हम कहाँ पर ऐड करेंगे, कहाँ पर लाइगेट करवाएंगे? तो दो जो साइट्स है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, उसमें से किसी एक में हमें हमारा जो एलियन जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमें रखना ही पड़ेगा। उसकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो कोई एक जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर यूज होगी और दूसरी साइड जो रहेगी वहाँ पर हम अपना
एलियन डीएनए जो है वो एंटर करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322। ये PBR322 जो है उसमें आपको BAM-H1 की एक साइट दिख रही है, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड जो पिंक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन है वहाँ पर BAM-H1 जो है उसकी रिकग्निशन साइट जो है वो अवेलेबल है। हालांकि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर है तो वो वहाँ से उसको कट करेगा। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस वाला जीन है, अगर वो कट होता है तो उसकी जो एक्टिविटी जो है वो लूज हो जाएगी। जैसे कि आपके पास पेन है तो प्रीवियसली उससे आप लिख सकते थे, पर अगर ये पेन जो है वो टूट जाए, ठीक है, तो इंक होगा, पॉइंट होगा, फिर भी आप वो पेन जो है वो वर्किंग नहीं देगा। समझ रहे हो? जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर, एडेप्टर भी है, वायर भी है, पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो नो चार्जर इज देयर बट योर फोन विल नॉट गेट चार्ज, उसकी एक्टिविटी जो है वो, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जो जीन है उसको बीच में से अगर BAM-H1 जो है वो कट करेगा तो उसकी एक्टिविटीज जो है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज हो जाएगी। The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformers on tetracycline containing medium। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो कट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चली जाएगी। तो अभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट नहीं रहेंगे, पर फिर भी एक चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से हम ट्रांसफरमेंट एंड नॉन ट्रांसफरमेंट को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे मीडियम। ठीक है, the transformers growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline। ओके, अभी हम ये ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। मीडियम कैसा है? ये मीडियम ऐसा है कि जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स दी हुई है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो पहले जो नॉर्मल ई कोलाई था वो ये दोनों में से किसी से रेजिस्टेंस नहीं था, तो अगर ऐसे ई कोलाई को हम मीडियम में डालेंगे, मीडियम विथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो ऐसे ई कोलाई ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ई कोलाई में डाला और अभी हमें चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाओगे, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो कट गया है, इट इज नो वर्किंग फर्दर, राइट। सो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ई कोलाई सेल्स जो है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, पर अभी भी उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऐसे ही है, तो हम अगर ये सेल्स को ऐसे मीडियम में डालते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के साथ एम्पिसिलिन भी प्रेजेंट है, तो ऐसे जो मीडियम में ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेंगे क्योंकि उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन जो है वो अभी इंटैक्ट है, पूरे के पूरा ऐसे ही है, वो कट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से ये जो भी सेल्स के अंदर हमारा ये वेक्टर PBR322 ट्रांसफर हुआ होगा, वो सेल में अभी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये सारे सेल्स जो है वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, so the transformers flowing on ampicillin containing medium are then transferred on medium containing tetracycline। The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline। जो भी सेल्स के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो चुका है, ऐसे सेल्स जो है वो सिर्फ एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ही ग्रो करेंगे क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज इंटैक्ट। बट
ये जो सेल्स है वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन जो है वो कट हो चुका है. But non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसके अंदर हमारा एलियन डीएनए नहीं पहुंचा है, वो दोनों में ग्रो करेंगे. In this case, one antibiotic resistance gene helps in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant genes gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. इसका मतलब ये है कि हमारे वेक्टर में दो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस वाले जीन थे, उसमें से एक ने क्या किया, हमें ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स के सिलेक्शन में हेल्प किया, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और दूसरा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसने इनएक्टिवेटेड होके हमें इंसर्शन करने की परमिशन दी, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जिस जीन को हमने कट किया, इनएक्टिवेट किया, उसकी जगह पर हमारा एलियन डीएनए उसको इंसर्ट किया. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक प्लांट के लिए और दूसरा एनिमल के लिए, जो भी वेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, a pathogen of several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by pathogen. Agrobacterium tumefaciens जब एक बैक्टीरियम है जो इन्फेक्ट किसको करता है, डाइकोट प्लांट्स. ठीक है, करता क्या है, एक स्मॉल एक शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट को वहां पर ट्रांसफॉर्म करता है, कहाँ पर, नॉर्मल प्लांट सेल्स में. जैसे ही ये डीएनए ट्रांसफर होगा, ये जो नॉर्मल प्लांट सेल्स है वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ट्यूमर सेल्स मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ऐसे सेल्स की जो विदाउट एनी कंट्रोल मल्टीप्लाई होते ही जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे सेल्स में वो कन्वर्ट होते जाएंगे, और ये जो नए ट्यूमर सेल्स बनेंगे वो ऐसे केमिकल्स सिक्रेट आउट करेंगे कि जो ये पैथोजन यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियल सेल्स के ग्रोथ को प्रमोट करते जाए. धीरे धीरे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम भी बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे उसके नंबर्स बढ़ेंगे, टीडीएनए ट्रांसफॉर्म विल आल्सो इंक्रीज, और धीरे धीरे सेल्स जो है वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे. प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज अ पैथोजन. ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है उसका हम पहले एज अ पैथोजन की पहचान करते हैं. अब हमने क्या किया, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं. ठीक है, तो उसका ये जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया. किसमें, क्लोनिंग वेक्टर में. प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग लाइक अ पैथोजन, पर अभी हमने क्या किया, उसको एक वेक्टर के फॉर्म में यूज करना शुरू किया. वो एक प्लाज्मिड है जो ट्यूमर को इंड्यूस करता है, सेल के नंबर इंक्रीज करता है. तो यहाँ पर भी दो जीन्स हो गए, एक ऐसा कि जो सेल्स के नंबर को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, और दूसरा कि जो डिजीज कोज करता है. तो हमने क्या किया कि जो डिजीज कोज करने वाला उसका जीन है वहां पर एंडोन्यूक्लियस कट करवाया, तो उसकी जो पैथोजेनिक एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाएगी, but still it can increase the number, right? So the tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector, which is no more pathogenic to the plants, but is still able to use the mechanisms to deliver gene of our interest into a variety of plants. Animals के केस में एक दूसरा example retroviruses का. Retroviruses in animals have the ability to transform normal cells into cancerous cells. ठीक है, retroviruses जो है जब भी इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल्स को तो क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स है उसको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. अगेन कैंसरस सेल्स मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, सेल कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन डिवाइड होता ही जाएगा. Retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into the animal cells. Now next is the recombinant cells. जैसे ही हमने ये recombinant DNA बना तो लिया, पर वो सेल में ऐसे ही एंटर नहीं होगा. जैसे ही हमसे कोई काम करना तो अगर हम मर्जी से करते वो अलग बात, पर अगर कोई हमें आके बोले कि आप ये कर दो तो डायरेक्टली
हम कन्विंस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेल है वो डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमें उसको कुछ ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपिड के बने होते हैं, और लिपिड एंड वाटर कैन नॉट गेट डिसॉल्व इनटू ईच अदर, ठीक है। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो इट इज हैविंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए हॉट मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे। In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cells must pause to make competent to take up DNA. ठीक है, जैसे ही मेडिकल में जाने के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना है, तो वो एग्जाम ऐसे ही क्रैक नहीं हो जाएगा नीट आपका चलो, उसके लिए पहले आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, प्रिपेयर होना पड़ेगा, कम्पिटेंट होना पड़ेगा, तब जाके आप वो एग्जाम पास कर सकते हो और आप मेडिकल में अच्छी जगह पर जा सकते हो। तो यहाँ पर भी बैक्टीरिया के साथ हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हाउ इट कैन बी डन, तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे कि पहली टेक्निक ये है कि ट्रीटिंग सेल्स विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन, फॉर एग्जांपल कैल्शियम। आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो फॉस्फोलिपिड के बने हुए हैं, तो उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। डीएनए इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स दे आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो उसके बीच में रिपल्शन होगा। सो उसको ये कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस की ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि जो भी फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है उसके साथ ये डाइवेलेंट पॉजिटिव आयंस बाइंड हो जाए और हमारा डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंटर कर सके। दूसरी टेक्निक है थर्मल और हीट शॉक, दैट मीन्स जैसे ही आपको एसी में बैठे हो 18 डिग्री से अगर कोई डायरेक्टली आपको 48 में डालेगा, 38 में डालेगा, so you will take some time to get adapt that temperature change, right? So यहाँ पर क्या है, थर्मल या तो हीट शॉक, सेल्स को पहले आइस में रखते हैं, आइस से सीधा उसको 42 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं और 42 डिग्री सेल्सियस से सीधा उसको वापस आइस में लाते हैं। तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा सेल्स को एडेप्ट करने के लिए, तो इतना जल्दी जल्दी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके बीच जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगा और ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तीसरी टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शंस। इंजेक्शंस आपको पता ही है, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल ओरली नहीं ले रहा है मेडिसिन या तो कोई भी सप्लीमेंट, तो डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी माइक्रो इंजेक्शंस, जिसकी हेल्प से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। चौथी टेक्निक है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। जैसे आपको पता है कि गन जो है उससे बुलेट जो है वो एक हाई वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर से बाहर निकलती है, तो वो किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज के भी आर पार हो सके। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, उसको हम क्या करते हैं, कोई भी हैवी मेटल लाइक टंगस्टन या तो गोल्ड से कवर कर देते हैं और उसको हाई वेलोसिटी के साथ हमारे सेल्स पर बॉम्बार्ड करवाते हैं। तो ये वो वेलोसिटी और प्रेशर की वजह से वो डायरेक्टली सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट टेक्निक दैट इज द डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। पैथोजेनिक डीएनए या तो सेल्स की हेल्प से हम उसको, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको हमारे टारगेटेड सेल के अंदर एंट्री करवाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें थी टूल्स। अभी ये प्रोसेस परफॉर्म किस तरह से करते हैं, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कुछ उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमें करना है, तो उसके वेरियस स्टेप्स कौन कौन से। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जैसे हमने इंसुलिन वाला केस हमने स्टडी किया, तो इंसुलिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डीएनए उसको हमने सेल से आइसोलेट किया। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, वो जो पूरा डीएनए है उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ट्रीटमेंट की, ताकि वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। देन आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसके बाद हमने वो फ्रेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाया, उसमें से हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको आइसोलेट किया। देन लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, हमारा जो वेक्टर है उसको भी हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया हुआ था, उसके साथ हम अपना ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको लाइगेट करेंगे।
देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ये जो वेक्टर डीएनए और हमारा डिजायर्ड डीएनए ने मिलकर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसको हम होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। बाद में मीडियम में ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होस्ट है, ऐसा सेल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो वो ट्रांसफर हो चुका है, उसको लार्ज स्केल पर ग्रो करवाएंगे। एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जैसे जैसे वो सेल जो मल्टीप्लाई होता जाएगा, हमारी प्रोडक्ट जो बनती जाएगी और वो प्रोडक्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यार द प्रोसीजर इज दैट, ये जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया, तो ये जो है उसका एक कैन से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ऑलरेडी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ही ली है। ओके, एंड द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम ये बायोटेक्नोलॉजी उसको यूज कहाँ पर कर सकते हैं और उसके क्या क्या यूजेस है। तो देयर आर मेजर 3 fields or factors where we can use it. The first one there is the agriculture. तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है। So to generate the genetically modified plants, BT cotton, pest resistant plants, the plants with high yields, ये सारी चीजें हम ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से कर सकते हैं। मेडिसिन के फील्ड में कहाँ पर हमें ये यूजफुल होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए, जीन थेरापी के लिए, या तो कोई ऐसे डिजीजेज है जिसके डायग्नोसिस के लिए हम जो किट्स बनाते हैं, रैपिड टेस्ट किट्स, तो उसके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए भी हम ये बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको यूज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑल्सो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए भी हम ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो किस किस पर्पज से हमें ये बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स चाहिए। और ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो बनाने के लिए हम अभी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। Thank you for this session. Thank you for listening for such a long time duration. I hope whatever I discussed with you, it may be helpful to you in your NEET preparations, right? Again, here I'm representing RK University in front of you. We are offering more than 50 programs in various fields of medical sciences, engineering and all. Here is your contact details. You can contact us anytime, and whatever queries you are having, you can write it down in the chat box. I'm here to answer you. Whatever your queries are there, you can write it in the chat box where I can answer you. If there are any confusions or any questions regarding biotechnology or recombinant DNA technology, you can ask over here. Once again, thank you for attending this session.